मिल गया? ये भी वही है यार ना, सेम स्पंज का चाहिए था। चलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज का, ध्यान से समझिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हमें प्रूव करके देना है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। तो सबसे पहले हमें जल्दी से ये सीखना होगा कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी? इसमें से दो बच्चे इधर आओ, आप दोनों बीच वाले दो, यहाँ से बीच के दो उठिए, चार इधर नई लाइन बनाइए, दो दो जल्दी बैठे, न्यू रो बनाइए, पंखे के ठीक नीचे आइए। हाँ सीधा करो इसे, हाँ ठीक है। आप खुल के बैठिए तसल्ली के साथ। ओके, you know there are two types of energy, kinetic energy and potential energy, and the sum of these two energies, mechanical energy plus kinetic energy, is said to be mechanical energy। समझ में आ गया? यदि हम kinetic energy और potential energy के सम को फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और आज हमें प्रूव करना है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है, मतलब संरक्षित होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी आर सेड टू बी कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज सेड टू बी कंजर्व इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर फोर्स आपका क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, तो उससे रिलेटेड जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, कंजर्व होती है। और आइए इस बात को हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। सपोज दिस वन इज द ग्राउंड, हमने बोला ये क्या है, ग्राउंड है। एंड सपोज ए बॉडी इज लाइंग ऑफ मास m at height h from the ground at a point a, say having mass m। हमने माना कि एक पर्टिकुलर बॉडी है, ये बॉल ले लिया, हमने उस बॉल को ग्राउंड से h हाइट पे स्टैंड कर दिया, जो जिसकी पोजीशन क्या है, a है। इस सिचुएशन में चूंकि ये बॉल यहाँ पर स्टैटिक सिचुएशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो जो यहाँ पर काइनेटिक वेलोसिटी होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, जीरो होगी। तो यहाँ पर आप जरा एनर्जी निकालिए एट पॉइंट ए, के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv square, at that one is 0 because velocity of body at point A is 0. Now find out the potential energy. Potential energy equal to mg into height, that is mgh, because इसका बॉडी का जो वेट है कहाँ लाई करेगा, नीचे की ओर। हाइट कितनी है, h है, तो हमने पिछले दिन पढ़ा था फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। सो m equal to mechanical energy equal to sum of ke plus pe, that is 0 plus mgh, से me को से represented by E1,
So E1 equal to mgh, say equation number 1. It means the total energy, mechanical energy possessed by the body at position A is mgh. निकल गया. आइए further, suppose this body moving further downward and reaches at a point B. बॉडी ए से क्या कर दी गई, छोड़ दी गई. अब वो कहाँ की ओर बढ़ रही है, नीचे की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है. और अब हमने माना कि वो x डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए, कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए, x डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए वो B पर आ गया. और जब B पर पहुंचा, हमने माना उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है. सपोज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट B आफ्टर ट्रेवलिंग हाइट x फ्रॉम A. सपोज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v1. हमने माना उस वस्तु की वेलोसिटी कितनी है, v1 है, B पॉइंट पर. ओके, देन what would be the kinetic energy at this point and what would be the potential energy of the body at this point, and we sum and we get mechanical energy. तो हमें यहाँ पर दोनों निकालना है. क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू है, तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें वेलोसिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. किसकी वैल्यू को, वेलोसिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. और वेलोसिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आपको याद होगा, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाए थे, जिसमें जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका हम यूज करेंगे. नाउ एट पॉइंट बी यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, using third equation of motion, using third equation of motion, and you know the third equation of motion is v square minus u square equal to 2as. यही था या नहीं था, क्योंकि बॉडी जब यहां से मूव करती है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी. और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, शून्य है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जीरो से शुरू करता है नीचे की ओर. और फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, v1 है, हमने ये माना. तो ये क्या इतना बेटा हो जाता है, ये आपका हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन, चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी g. और हाइट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है, x. तो हमने लिख दिया v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gx. समझ में आ गया. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर. इट मींस हाफ m v1 स्क्वायर का मान 2gx है, 2gx, 2 से 2 चल बसा, एंड वी गेट mgx. काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ गई, समझ में आ गया, कोई डाउट. Now further we have to obtain potential energy. Potential energy क्या होता है, mg into height. अब हाइट कितनी है जरा बताइए. ये हाइट है आपकी, टोटल हाइट कितनी है h. बॉडी इतना नीचे आ गई तो कितनी ऊंचाई पर है, h माइनस x. कितनी ऊंचाई पर है, तो हमने बेटे लिख दिया h माइनस, समझ में आ गया. इसको हमने सही सही थोड़ा लिखा mgh माइनस mgx. समझ में आ गया. E1 का मान आप यहां निकाल चुके हैं, यहां पर E1 कितना आ चुका है, mgh, ये निकाला है. यहां पर अभी E2 भी निकाल देंगे, इस पॉइंट का E2. फिर क्या निकालेंगे, E3, जब ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा C पोजीशन पर, E3. और तीनों देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता. अगर तीनों सेम आ गए, E1, E2, E3, अगर तीनों सेम है, इट मींस एनर्जी क्या है, कंजर्व है. एनर्जी क्या है, कंजर्व है. यही हमें प्रूव करके देना है. तो आइए आगे चलते हैं. me इक्वल टू E2 इक्वल टू ke प्लस pe. ये तो होगा ना, ke प्लस pe, ke प्लस pe, दैट विल बी इक्वल टू. अब कितना बनेगा, जब ke का मान जरा ढूंढिए कहाँ है, ये निकाला है,
दैट वन इज योर mgx प्लस p कितना निकाला है आपने, ये निकाला हुआ है mgh माइनस mgx। मेरा देखिए पॉजिटिव है, ये क्या है, ये कट गया, और E2 and also you get E2 equal to mg। आई होप समझ में आ गया होगा। इट मीन्स E2 का मान भी आ गया mgh। कितना आ गया, mg। अब हमने क्या निकालना है, एट पॉइंट C, एट पॉइंट C पॉइंट पाइए, देखते हैं क्या होता है। सपोज ऑब्जेक्ट जब आपका C पर आया, जरा गौर से समझिएगा, तो C पर पहुंचते ही इस पे क्या करेगा, हिट करेगा। तो हिट करते समय हमने माना इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v। हिट करते समय इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। और उस सिचुएशन में इसकी हाइट क्या हो गई, हाइट अब भाई यहां पर क्या थी h, यहां h से कम, यहां पर हो गई थी h माइनस x, और अब यहां पर क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये हाइट थी h और h ही नीचे आ गया, तो h माइनस h जीरो। यानी कि यहां पर C पॉइंट पर चूंकि ग्राउंड लेवल पर आ गया, तो वहां पर ग्राउंड लेवल पर कोई जो है वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ग्राउंड लेवल पर वेलोसिटी रहेगी क्या, सॉरी ग्राउंड लेवल की हाइट क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो आइए अब यहाँ पर हम पहले सबसे पहले वेलोसिटी के मान को पुनः इवेल्युएट करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी है क्या। ऑब्जेक्ट ऊपर से कितना नीचे आ चुका है, एकदम नीचे आ चुका है, x नहीं आया, अब कितना नीचे आ गया है वो h, कितना आया है। फर्दर यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यू नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हो गया v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2gs। अब क्या हो जाता है आपका, तो v स्क्वायर की वैल्यू बेटे आ जाती है 2gh। पक्का। नाउ कैनेटिक निकालो फटाफट, कैनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तुमको दिख रहा है कपिल, यहां से दिक्कत हो तो वहां चले जाओ, क्योंकि मैं राइट करूंगा तो तू इधर दिक्कत आएगी, ये पहले कवर कर लिया। तो ये क्या बन गया बेटे, हाफ ऑफ m, v स्क्वायर का मान आप इवेल्युएट कर चुके हैं 2gh इंटू 2gh 2 कितना mgh, और p कितना हो जाएगा mg इंटू शून्य, दैट विल बी इक्वल टू शून्य, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाइट क्या है यहाँ पर भाई, हाइट क्या हो गया h माइनस h, शून्य हो गया, तो नेट आपका क्या हो गया, जीरो। अब आप जरा निकाल लीजिए मैकेनिकल एनर्जी, और अब मैकेनिकल एनर्जी जो निकलेगी वो क्या होगा, E3। यहाँ पर क्या आएगा E3, और यहाँ पर आइए लिखते हैं कैनेटिक एनर्जी आपने निकाली बेटे mgh, कितना निकाल लिया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, तो फाइनली क्या आ गया mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यू कैन सी एनर्जी एट A, energy at B, energy at C is also mgh. So energy is conserved. Mechanical energy is conserved of any isolated system if force is conserved. अगर फोर्स आपका कंजर्व है तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, हमेशा कंजर्व होती है, संरक्षित होती है। क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे, अगला पॉइंट हमारा आएगा कोलिजन। आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। ये समझ में आ गया।
कोई डाउट किसी को? आसान सा है। आइए, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारा ये वाला जो टर्म है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स, ये कंप्लीटली एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। आपका जो अगला पेपर होगा SA1, यानी कि हाफ ईयरली आप कह सकते हैं उससे, जैसे आपका हरियाणा बोर्ड में होता था हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो SA1 आपका हाफ ईयरली ही है। तो SA1 में आपका जो पेपर होगा वो भी कंप्लीटली क्या होगा, एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आपको थोड़ा सा गहराई में पढ़ना है, उन प्रश्नों को उठाना है जो एक एक नंबर के हों। ये डेरिवेशन तो आना नहीं, जो हमने आपके सामने डेरिवेशन दिया, डेरिवेशन नहीं आएगा, इसमें से छोटा सा प्रश्न बन सकता है। इस एनर्जी इज कंजर्व फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, 2-4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। इस प्रकार के आंसर आएंगे। इसलिए जो हम अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है कोलिजन, इसमें बेटे बहुत छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे, उसको आपको ध्यान रखना है कि कहीं गलती ना हो जाए, ऐसा ना हो कहीं कोई पॉइंट मिस हो जाए। छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम सभी को, हम डेरिवेशन कर लेते हैं और हमें आता रहता है, एग्जाम में आ गया छाप दिया, ये तो करते हैं ना, प्रैक्टिस कर लिया, मेमोराइज हो गया। कई कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्या हो जाती हैं, ऑब्वियसली याद हो जाती हैं, एग्जाम में बढ़िया छाप दिया। अब वो वाला सिस्टम नहीं है। एमसीक्यू के फायदे भी हैं और एमसीक्यू के नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। लग गया तीर तो तीर, नहीं तो तुक्का। एक तो ये है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते मार दिया, क्या पता लग गया सही, आगे 19 नंबर, बाजा बज गया बढ़िया सा, ठीक है। लेकिन अगर आप फोकस नहीं करोगे तो इसीलिए जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब क्या होते हैं, एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज होते हैं, वहां पर किसी की दाल गलती है क्या, किसी की दाल वाल नहीं गलती, वहां चूंकि नकल चलता ही नहीं, क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। इसलिए आप इस पर अभी से फोकस करें प्रॉपर वे में। तो कोलिजन होता क्या है, आइए उसकी जरा चर्चा करते हैं। मैं आ तो नहीं रहा हूं उसमें, मजा नहीं। हाँ, आइए, व्हेन टू पार्टिकल अप्रोचेस टू ईच अदर, अगर कोई दो वस्तुएं हैं, हम पार्टिकल ले लें, ऑब्जेक्ट्स ले लें, व्हेन टू पार्टिकल अप्रोचेस टू ईच अदर देन दे कोलाइड। अगर दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे क्या करती हैं, अप्रोच। अप्रोच भी दो प्रकार के होते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे रोड है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास वेलोसिटी u1 है, एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m2 है, और वेलोसिटी, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक नजदीक आ रहे हैं। लेकिन ये अप्रोच है कैसा, ये अप्रोच जो भी है, ये टकराएंगे ऑब्जेक्ट, तो यहां पर जो टकराने पर, कोलिजन का हिंदी होती है संघट, संघट का मतलब होता है टकराना। ये जो ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो ऐसे टकराव को हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन। और हेड ऑन कोलिजन बड़ा खतरनाक होता है, जो आमने सामने की टक्कर होती है फटाक, वो बहुत ही खतरनाक होता है, आपने देखा भी होगा। अगर कहीं हेड ऑन कोलिजन हो जाता है तो आप देखिए कितना नुकसान होता है। इवन ड्राइवर, कंडक्टर, जो भी है गाड़ियों में, बहुत बैड इम्पैक्ट जाता है, गाड़ियां भी ज्यादातर टूट जाती हैं। अच्छा, दूसरा एक कोलिजन का तरीका और भी है, आइए जरा उसे देख लेते हैं। माना कि यही दोनों ऑब्जेक्ट हैं, एक उसी रोड पर कुछ इस प्रकार से जा रहे हैं, ठीक है। इसमें अप्रोच तभी होगा when u1 is greater than u2। इसमें कोलिजन होने का एक ही तरीका है, जब u1 क्या हो, ज्यादा हो, u2 क्या हो, तुलनात्मक कम हो, तो ये इसे पीछे से ठुकेगा, ये भी तो अप्रोच करेगा, फिर भी टकराव होगा, ये भी कोलिजन है, ये भी क्या है। तो ये बेटे दो प्रकार से कोलिजन एक सीधी रेखा में हो सकते हैं। अगर लीनियरली हम बात करते हैं तो कोलिजन ऐसे ही हो सकता है, एंगुलर नहीं। आपके यहाँ ये वन डायमेंशनल कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, किसकी। अच्छा, आगे चलते हैं।
It means when two particles approach to each other, their motion and momentum changes due to their mutual interaction. So when two objects approaches to each other, after some time, momentum, mass into velocity, and their kinetic energies, they are changes. आप जैसे कि अगर अप्रोच कर रहे हैं तो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। आफ्टर कोलिजन हो जाता है तब भी चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आएगा ये देखिए फॉर्मूला होता है हाफ m1u1 स्क्वायर। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ का मोमेंटम कैनेटिक एनर्जी m1u1, यहाँ का मोमेंटम अलग, कैनेटिक एनर्जी अलग, यहाँ का मोमेंटम अलग, कैनेटिक एनर्जी अलग, यहाँ का मोमेंटम अलग, कैनेटिक एनर्जी अलग, यहाँ का मोमेंटम अलग, कैनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अगर एक्सेलरेट होगा या इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एनर्जीज और मोमेंटम में क्या आएगा लगातार, भाई यू का मान यहाँ अलग होगा, यू का मान यहाँ, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटीज क्या है? अलग अलग है, वेलोसिटीज बढ़ते हुए क्रम में है। तो अगर वेलोसिटी यहाँ भी बढ़ते हुए क्रम है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कैनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगी ना, मोमेंटम भी तो बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगी ना, केवल मास चेंज नहीं होगा। कौन चेंज नहीं होगा? लेकिन वेलोसिटी के चेंज होने के कारण आपका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी अगर कोई ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो। समझ में आ गया? इस प्रकार से दो चीजें, पहली चीज अप्रोच और दूसरी चीज क्या आएगी? सेपरेशन। आइए जरा देखते, यहां पर टकराने से पहले यानी कि ये जो अप्रोच चलता है ये कब चलता है? बिफोर कोलिजन। अप्रोच कब होगा? बिफोर कोलिजन। समझ में आ गया ना? अप्रोच कब होगा? कोलिजन के पहले ही तो अप्रोच होगा और उसके बाद दोनों क्या करेंगी? टकराएंगी, जिसे हम बोलते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग कोलिजन। क्या होगा ड्यूरिंग कोलिजन? सब कुछ चेंज हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। अब क्या होगा? अब कुछ इस प्रकार से होगा, सब बदल गया, मास वही रहेगा लेकिन पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? u1, अब बदल जाएगी v1। इसकी क्या थी पहले? u2, अब क्या हो जाएगी? यानी कि वेलोसिटीज चेंज, मोमेंटम चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज। ये है आपका आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन में देखिए दोनों ऑब्जेक्ट टकराने के बाद क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। इसे हम कहते हैं सेपरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? सेपरेशन। सेपरेशन कब होता है? आफ्टर कोलिजन। अप्रोच कब होगा? सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखिए, अप्रोच कब? बिफोर कोलिजन। क्योंकि पिछला वाला अगले वाले को क्या करेगा? अप्रोच करेगा। या हेड ऑन कोलिजन हो सकता है। कैसा कोलिजन हो सकता है? हेड ऑन। आफ्टर कोलिजन you can see the velocity of object has been changed and that is said to be they are separate to each other. So इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन। क्या बोलते हैं? और सेपरेशन कब होगा? बस अब इसी पर थोड़ा सा डिस्कशन है, यही समझा रखे, अब शुरू करते हैं टॉपिक। अभी तो हम जो आपको समझा रहे थे हमें जानना जरूरी था, अब शुरू करेंगे पॉइंट अपना। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगला है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बनेगा? u1 माइनस u2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि u1 ग्रेटर है, u2 छोटा है, स्मॉलर है, इसलिए कोलिजन क्या बनता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बनेगा? बड़े में से छोटा घटेगा। थिंक, बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? बड़ा, इसमें बड़ा v1 होगा या बड़ा v2 होगा, ये जानना चाह रहा हूं मैं।
अप्रोच के केस में U1 बड़ा था या U2 बड़ा था? U1 बड़ा था। लेकिन सेपरेशन के केस में V1 बड़ा होगा या V2 बड़ा होगा? V2 बड़ा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बनेगा? V2 माइनस V1। आई होप समझ में आ गया होगा। बस अब इसी पे डिस्कशन है यार, सारा बस हो गया काम समझ में। ये पक्का समझ में आ गया ना ढंग से? अब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक था, इसका बेसिक जानना जरूरी था। आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट बेटे आता है कोलिजन। कोलिजन के टाइप्स। देयर आर टू टाइप ऑफ कोलिजन। द फर्स्ट कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। अनदर कोलिजन इज इनइलास्टिक। ध्यान से समझिएगा। द कोलिजन आर टू टाइप्स, इलास्टिक कोलिजन एज वेल एज इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, इलास्टिक कोलिजन क्या है? जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, यानी कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, वो क्या कहलाता है? इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो दोनों कोलिजन में अंतर क्लियर हो गया। तो अगला है हमारा द कोलिजन विच इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। there is no loss of kinetic energy. It means kinetic energy is conserved, is called elastic collision. एक नंबर का प्रश्न, क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? एक नंबर का प्रश्न है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? ये भी एक नंबर का प्रश्न है। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन? व्हाट आर टाइप्स ऑफ कोलिजन? In elastic collision, kinetic energy is conserved, while in inelastic collision, kinetic energy is not conserved. In this case, there is no loss of kinetic energy, but in this case, there is something loss of kinetic energy. और वास्तव में क्या होता है? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब टकराव होता है, जब कोलिजन होते हैं, तो फिर निश्चित रूप से एनर्जी का लॉस तो होता ही है। एनर्जी का लॉस, ये आइडियल केसेस होते हैं, ये आइडियल केसेस हैं। लेकिन वास्तव में इनइलास्टिक कोलिजन ही पॉसिबल है डेली लाइफ में। ओके, अगला पॉइंट हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। इससे दिखाते इसको हम। आपका नाम क्या है? अजय। कौन वाला अजय? अजय कुंवरपाल। और जो G5 वाला है अजय, वो किसका है? अजय हरकेश। ठीक है, ठीक, कोई नहीं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी of separation to the velocity of approach. Coefficient of restitution is defined as the ratio of velocity of separation to the velocity of approach. अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा, क्या था? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था? V2 माइनस, था या नहीं था? और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर भी एक नंबर के लिए बहुत सारे प्रश्न। तो पहला यहां पर आता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसके दो केसेस हैं, perfectly elastic collision, for perfectly elastic collision the value of coefficient of restitution equal to 1। कितना होता है? मतलब अगर आपका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होगी? 1। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होगी? 1। दूसरा केस हमारा आता है
for perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. Elastic collision, the value of coefficient of restitution is. अब आप समझदार हैं, ये महत्वपूर्ण है, एक नंबर में आ सकता है ना, कुछ भी आता तक कैसे भी पूछा जाए। बहुत सारे, कम से कम अब तक 10 प्रश्न हो गए हैं एक एक नंबर के, छोटे छोटे। ध्यान से अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे। समझ में आ गया? अगले हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैंने आपको बताया, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये चीज आपको अपने माइंड में लेके चलनी है कि इलास्टिक कोलिजन के केस में कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो पहला पॉइंट है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अभी अभी जो हमने सीखा था वो वन डायमेंशन का ही केस था। अभी अभी मैंने बोला कि सपोज एक सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, u1 वेलोसिटी, u2 वेलोसिटी, हैविंग मास से m1, हैविंग मास m2, they and the condition is u1 is greater than u2, so m1 से A, m2 से B, A अप्रोच टू B। कौन किसे अप्रोच करेगा? ये जो सिचुएशन मैंने आपको दिखाई है, दिस इज द कंडीशन बिफोर कोलिजन। बिफोर, आफ्टर दैट, because u1 is greater than u2, so after some time these two bodies collide to each other. This condition, same situation, m1, m2, okay, A, B, this is the condition during collision. During, after some time you can see these two bodies separate to each other. ये क्या हो जाएंगी? अलग हो जाती हैं, वही A, वही B, but velocities has been changed. Velocity क्या हो गई है आपकी? चेंज हो गई है। और दिस इज द कंडीशन आफ्टर कोलिजन। आफ्टर, ये चीज अभी हम लोगों ने सीखी थी, सेम प्रोसेस था। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। समझ में आ गया? बिफोर कोलिजन देयर इज अ कंडीशन ऑफ, देयर इज अ वेलोसिटी अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इट्स वैल्यू इज u1 माइनस u2। अगर हम यहाँ की बात करते हैं आफ्टर कोलिजन, यू कैन सी देयर इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1। ये सारी चीजें सीख चुके हैं। इसका हम डेरिवेशन नहीं कर रहे क्योंकि डेरिवेशन करने का कोई लाभ नहीं निकलेगा। तो हम इसके जो फाइनल कंक्लूजन्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन आता है वो ये आता है, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन द v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 equal to u1 minus u2. It means in case of elastic collision, velocity of separation, velocity of always equal to velocity of, tell me, velocity of approach. समझ में आ गया? मतलब जो इसको हम भी हल करते, हल करने के बाद जो रिजल्ट आता, रिजल्ट यही आना। तो मैंने रिजल्ट डिस्कस कर लिया, क्योंकि डेरिवेशन तो आना नहीं है। डेरिवेशन आएगा नहीं आएगा, तो डेरिवेशन करने का महत्व तो नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो बुक में अवेलेबल है और 7 लाइनों का डेरिवेशन है, कर लीजिएगा। सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में है। तो फाइनली वी गॉट द आर्गुमेंट v2 minus v1 equal to u1 minus u2. It means velocity of separation equal to the velocity of approach. आई होप समझ में आ गया। ये कंक्लूजन याद रखिएगा कि इलास्टिक कोलिजन में जो वन डायमेंशन की बात होती है तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच होता है
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बिल्कुल बराबर होता है। कब? जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है तब ये सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल केसेस की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चीज टकराएगी भाई तो वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। समझ में आ गया? दिस इज द आइडियल केस, यू कैन से इन अदर वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज the ratio of velocity of separation to the velocity of approach is equal to 1 as I told you in previous cases। ये भी इसका एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं निकाला था ना, ई निकाला था। याद करिए मैंने कहा था कि अगर आपका इलास्टिक है तो ई का मान 1 होगा, अगर इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है तो ई का मान 0 होगा। समझ में आ गया? ओके, अगला पॉइंट देखते हैं इसका, जो 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण हो। अगला पॉइंट है इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? यही लगा देते हैं हम लोग, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। सेम सिचुएशन, यहां ध्यान करिए, सिचुएशन क्या है? सेम है। याद करिए जब आप 9th क्लास में थे तो ये चीज आपको पढ़ाई गई, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ऐसे नहीं पढ़ाया गया था, आपको फॉर्मुलेशन कराई गई थी। याद करिए, टोटल मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम आफ्टर कोलिजन। याद करिए जो रिजल्ट आया था इन इलास्टिक कोलिजन में वो क्या था? टोटल मोमेंटम what before collision that is equal to total momentum after collision पढ़ा है ना आपने 9th में। फॉर्मूला भी याद दिलाता हूं, फॉर्मूला क्या था? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है? इसका मोमेंटम क्या बनेगा? m1 u1। इसका मोमेंटम क्या बनेगा? m2 u2। इट मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 दैट विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। इट मीन्स m1 v1 plus m2 v2। This is the formula, final formula in case of inelastic collision in 1 dimension। और इसका पूरा डेरिवेशन आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, लेकिन हमें डेरिवेशन तो करनी नहीं है क्योंकि हमें आर्गुमेंट लेके चलना है, ये कंडीशन लेके चलना है कि आखिर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। यहां से ये चलेगा। और कोई खास बात? बस छोड़ रहा हूं, बस बेटे इतना ही है आपका सिलेबस का पार्ट, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 ये कंप्लीटली फिनिश है।
इसमें कुछ खास 8 प्रॉब्लम्स हैं, वो 8 प्रॉब्लम्स आपको करनी है जो कि मैंने बुक में दिया हुआ है। समझ में आ गया? कर लीजिएगा। और फ्रॉम मंडे हम लोग नई यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 5। ठीक है ना?